अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेबर लेजिस्लेशन में नया एक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे आज। एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। आपसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करिए कि ये जो एक्ट है ये कहाँ लागू होता है और उसका विस्तार बताइए। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है वो आज संपूर्ण भारत में लागू होता है, लेकिन किंतु प्रारंभ में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे पूरे भारत पे लागू कर दिया गया है। और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है हम वो देखते हैं। एप्लीकेशन, ये कारखानों पर अप्लाई होता है। यह अधिनियम सरकारी व गैर सरकारी कारखानों पर लागू होता है, लेकिन ये जो सीजनल फैक्ट्रीज होती है, मौसमी कारखाने जो होते हैं, या उन सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण वाले कारखाने जिसके कर्मचारी को इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से लगभग समान अगर लाभ मिल रहा है या उससे अधिक मिल रहा है तो वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। तो कहाँ, कौन से कारखानों पे? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सभी कारखानों पर, लेकिन सीजनल फैक्ट्री या वहाँ जहाँ पर इससे मिलता जुलता कोई बेनिफिट मिल रहा हो या उससे ज़्यादा मिल रहा हो वहाँ पे ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है समुचित सरकार द्वारा अनुसूचित संस्थाओं पर ये लागू होता है। उसके साथ साथ जो भी सरकार ने कर रखी है तो उसके ऊपर लागू होगा। उसके साथ साथ किसी एक राज्य के एक भाग में प्रावधानों पर लागू करने का प्रभाव, यदि ऐसी अधिनियम के प्रावधानों को किसी राज्य के किसी एक भाग पर लागू कर दिया जाता है तो दूसरे भाग पर वैसे ही लागू किया जाएगा। अधिनियम लागू होने के बाद परिवर्तन का प्रभाव, किसी कारखाने या संस्था पर अगर ये अधिनियम लागू कर दिया जाता है तो उन पर यह लागू होता रहेगा, चाहे उनमें नियुक्त व्यक्तियों की संख्या अधिक बढ़ जाए या घट जाए। एक बार अगर आपने उसको लागू कर दिया है तो ये लागू होता रहेगा। इसको हम सदैव के लिए हम लागू मान लेते हैं, चाहे उसमें कोई परिवर्तन हो या ना हो। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की सीमा में नियुक्त व्यक्तियों पर। ये केंद्र सरकार ने जो मजदूरी की सीमा नियुक्त कर रखी है जिन कर्मचारियों पर, उन व्यक्तियों के ऊपर ये लागू होता है। आगे पढ़ते हैं हम नॉन एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, जिसको हम बोलते हैं अधिनियम का लागू ना होना। ये जो सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं ये उस पर लागू नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बताया, मैंने अभी डेफिनेशन में आपको। और किसी सरकारी कारखाने पर जहाँ पर ऐसा सिमिलर अधिनियम कोई लग रहा हो या इससे अधिक लाभ अगर वहाँ प्राप्त हो रहा है तो वहाँ लागू नहीं होता है। किन्हीं उन कारखानों या संस्थाओं पर जिसमें समुचित सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को से मुक्त कर दिया गया, जल सेना, नौसेना, वायुसेना के सदस्य पर लागू नहीं होता है, या उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होता है जहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक मजदूरी प्राप्त करता है। और उसके साथ साथ शक्ति चलित उन कारखानों पर जिसमें 10 से कम व्यक्ति नियुक्त हैं, और शक्ति के बिना चलाए जा रहे कारखानों पर जिसमें 20 से कम व्यक्ति नियुक्त हैं, वहाँ लागू नहीं होता है। और उन कारखानों पर जिस पे खान अधिनियम 1952 लागू होती वहाँ पर भी, और अगर रेलवे की कार्यशालाएं हैं, रनिंग शेड से, वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें इस एक्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। पहला है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। आपको मैं पहले भी हर एक्ट में पढ़ाती हूँ कि समुचित सरकार क्या है। केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाएं, रेलवे प्रशासन या बड़े बंदरगाह या खान या तेल क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार समुचित सरकार होगी, और दूसरी दशाओं में राज्य सरकार समुचित सरकार कहलाती है। नेक्स्ट है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट को हम प्रसव अवस्था बोलते हैं। ये वह पीड़ा होती है जो कि एक महिला जो माँ होती है उसको अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान सहन करनी पड़ती है, उसे हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। और इससे बच्चा मृत या जीवित बच्चे को जन्म दिया जा रहा हो, और 26 सप्ताह के बाद ये प्रसव पीड़ा कहलाती है। अंशदान मीन्स कंट्रीब्यूशन। अब जो भी कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, अंशदान जो दिया जाता है उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन। निगम से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम से है।
नेक्स्ट है डिपेंडेंट, जिसे हम बोलते हैं आश्रित। डिपेंडेंट की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि आश्रित शब्द की परिभाषा में कई बार संशोधन किया गया है। 2010 में किए गए संशोधन के अकॉर्डिंग आश्रित से तात्पर्य मृतक बीमित व्यक्ति के निम्नलिखित सदस्यों एवं रिश्तेदारों से है। मृतक बीमित की विधवा, वधू, वैध पुत्र या दत्तक पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो, या अविवाहित वैध पुत्र या दत्तक पुत्री या दत्तक पुत्री। विधवा माँ। मृतक बीमित पर आश्रित कोई ऐसा वैध या दत्तक पुत्र या पुत्री जिसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी हो लेकिन वह अपंग हो, तो वो भी डिपेंडेंट कहलाएगा। उसके साथ साथ मृतक बीमित की मृत्यु के समय उसके आय पर अंशतः या पूर्णतः निर्भर निम्नलिखित व्यक्ति, अगर विधवा माँ के अतिरिक्त कोई माता पिता है, अवयस्क अवैध पुत्र, अविवाहित अवैध पुत्री अथवा वैध दत्तक या अवैध पुत्री यदि विवाहित या अवयस्क है, अथवा यदि वह विधवा तथा अवयस्क है। अवयस्क भाई अथवा अविवाहित बहन अथवा अवयस्क विधवा बहन, विधवा पुत्र वधू, मृतक पुत्र का अवयस्क बच्चा, मृतक पुत्री का अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता जीवित नहीं हो, मृतक के दादा दादी यदि मृतक बीमित के माता पिता जीवित नहीं हो, तो ये सब लोग डिपेंडेंट की डेफिनेशन में काउंट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंजरी, जिसे हम बोलते हैं रोजगार संबंधित चोट या क्षति। रोजगार से चोट या क्षति से तात्पर्य किसी व्यक्तिगत चोट या क्षति से है जो किसी कर्मचारी को दुर्घटना अथवा व्यावसायिक रोग से बीमा योग रोजगार के दौरान लगी या उत्पन्न हुई है। ऐसी दुर्घटना या व्यावसायिक रोग भारत के सीमा के बाहर या भीतर कहीं भी हो सकता है। इस धारा के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि रोजगार संबंधित चोट या क्षति तब मानी जाती है जब कर्मचारी को दुर्घटना में चोट पहुंची है अथवा व्यावसायिक रोग में क्षतिपूर्ति पहुंची है, वह कर्मचारी बीमा योग रोजगार से लगा हो, या यह कर्मचारी को रोजगार से या रोजगार के दौरान उत्पन्न दुर्घटना या रोग से चोट या क्षति पहुंची हो और वह दुर्घटना पर रोग भारत की सीमा के बाहर या भीतर कहीं पर भी हुआ हो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय, जिसे अपन कहते हैं कर्मचारी। कर्मचारी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे किसी ऐसे कारखाने या संस्था में कार्य के संबंध में मजदूरी पर नियुक्त किया गया है जिस पर अधिनियम लागू होता है। वह व्यक्ति जो कि कारखाने के या संस्था के किसी कार्य पर या उस कार्य के अनुषांगिक या प्रारंभिक या उससे संबंध की किसी कार्य पर प्रधान सेवायोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया गया है। वह व्यक्ति जो किसी निकटस्थ सेवायोजक इमीडिएट एम्प्लॉयर द्वारा उसके माध्यम से कारखाने या संस्था के परिसर या उसके प्रधान सेवायोजक या उसके एजेंट के निरीक्षण में इस कार्य पर नियुक्त किया गया हो। वह व्यक्ति जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से प्रमुख सेवायोजक को ऐसे व्यक्ति द्वारा किराए अथवा उधार दे दी गई है जिसने उसे ऐसे व्यक्ति के साथ सेवा उधार देने या किराए पर देने का अनुबंध किया हो। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल एम्प्लॉयज़ भी हैं जो कि इसके अंदर काउंट होते हैं। वह व्यक्ति जो कारखाने या संस्था में किसी भाग या विभाग में प्रशासन का काम देख रहे हैं, या वह व्यक्ति जो कारखाने या संस्था के लिए कच्चा माल क्रय उत्पादों के विक्रय या वितरण के लिए नियुक्त करे गए हैं। वह व्यक्ति जो प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत है या जिस पर प्रशिक्षु अधिनियम के अधीन नहीं है, और वह प्रशिक्षु
जिसके प्रशिक्षण की अवधि असीमित अवधि के लिए बढ़ा दी गई हो, तो वह सभी कर्मचारी की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन कौन नहीं आता है? भारतीय जल, थल या वायु सेना के सदस्य, कोई भी नियुक्त व्यक्ति जिसकी मासिक मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो। वर्तमान में जो मजदूरी है वो सीमा 3,000 रुपये प्रति माह है। अब आता है एग्जम्प्टेड एम्प्लॉयज़। एग्जम्प्टेड एम्प्लॉयज़ जिनको इस छूट प्राप्त कर्मचारी से आश्रय उस कर्मचारी से जो इस अधिनियम के अंतर्गत अंशदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है परिवार, फैमिली। फैमिली के अंदर कौन आता है? स्पाउस आती है, बीमित व्यक्ति पर आश्रित अवयस्क, वैध या दत्तक पुत्र, बीमित व्यक्ति का एक बच्चा जो बीमित व्यक्ति की आय पर पूर्णतः आश्रित है और जो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है शिक्षा जब तक वो शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, या अविवाहित पुत्री। उसके साथ कोई भी बच्चा जो किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या चोट के कारण अपंग हो। आश्रित माता पिता जिसकी सभी स्रोत की आय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। यदि बीमित व्यक्ति अविवाहित है तो उसके माता पिता जीवित नहीं है तो बीमित के आवश्यक पुत्र, आवश्यक भाई या बहन जो पूर्णतः उसकी आय पर निर्भर है। फिर आता है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फैक्ट्री। फैक्ट्री किसे कहते हैं? फैक्ट्री वो जगह होती है या परिसर होती है, परिधि है, जहाँ पे 10 लोग या उससे अधिक लोग पिछले 12 महीने में के दौरान उन्हें सेवायोजक द्वारा नियुक्त किया गया है और वह निर्माण प्रक्रिया में कार्य कर रहे हैं, किंतु कारखाने में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, जैसे खदान या रेलवे पर चलायमान कार्यशाला जो होती है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। फिर आता है इमीडिएट एम्प्लॉयर, जिसको हम बोलते हैं निकटतम सेवायोजक या नियोजक। उन कर्मचारियों से संदर्भ से में है अथवा उनके माध्यम से नियुक्त किए गए हैं। निकटतम सेवायोजक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी संस्था या कारखाने के परिसर में जिस पर वह अधिनियम लागू होता है में किसी कार्य के कारण कार्य को करने का उत्तरदायित्व लिया हो, उसे हम बोलते हैं इमीडिएट एम्प्लॉयर। फिर है निर्माणी प्रक्रिया या अधिष्ठाता। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। और उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख सेवायोजक। एक कारखाने की दशा में जो उसका ओनर या ऑक्यूपायर है वो है। भारत सरकार की संस्था के अंदर जो भी प्राधिकारी नियुक्त किया गया है वो कहलाएगा, या विभाग का अध्यक्ष है तो वो कहलाएगा। अन्य किसी संस्था की दशा में जो भी पर्यवेक्षक या नियंत्रक है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, स्थायी आंशिक अयोग्यता। यदि कोई कर्मचारी उस रोजगार में जिससे वह दुर्घटना के समय कार्य करने में समर्थ था, दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उसकी आय करने की क्षमता में कमी आ जाती है तो वह कमी स्थायी प्रकृति की होती है, तो उस कर्मचारी की स्थायी आंशिक अयोग्यता मानी जाती है। नेक्स्ट है स्थायी पूर्ण अयोग्यता, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। स्थायी पूर्ण अयोग्यता से तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति की अयोग्यता से है जिसके अंतर्गत कोई कर्मचारी दुर्घटना के वजह से सभी कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया है और जिसके वह दुर्घटना से पूर्व कर सकता था, आसानी से कर सकता था, किंतु यदि कोई कर्मचारी द्वितीय सूची के भाग 1 में वर्णित कोई चोट लगती है तो वह स्थायी रूप से पूर्ण अयोग्य ही माना जाता है। अस्थायी अयोग्यता, टेम्परेरी डिसेबलमेंट। अस्थायी अयोग्यता ऐसी अवस्था है जिसमें सरकार रोजगार के दौरान रोजगार में दुर्घटना से उत्पन्न होती है और जिसकी चिकित्सा उपाय की आवश्यकता होती है और जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी अस्थायी रूप से काम करने के लिए अयोग्य या असमर्थ माना जाता है, जिसे वह चोट के समय कर सकता था। नेक्स्ट आता है मौसमी कारखाने, जिसको हम बोलते हैं सीजनल फैक्ट्री। सीजनल फैक्ट्री मौसमी कारखाने से तात्पर्य किसी भी ऐसे कारखाने से जो निम्नलिखित सभी में से अथवा इसमें से किसी भी निर्माणी प्रक्रिया में संलग्न है, जैसे कपास ओटना, कॉटन गिनिंग जिसे अपन बोलते हैं, रुई या जूट दबाने से, मूंगफली के छिलके उतारने से, कॉफ़ी, नील, नाक, रबड़, चीनी, गुड़ या चाय के निर्माण से, किसी ऐसी निर्माण प्रक्रिया जो कि उपयुक्त प्रक्रियाओं के अनुषंगी या उसकी संबंधित हो।
मौसमी कारखाने में वह कारखाने भी सम्मिलित है जो निम्नलिखित क्रियाओं में से कोई भी क्रिया में से एक वर्ष किसी वर्ष में 7 माह से अधिक अवधि के लिए संलग्न नहीं रहते हैं। जैसे चाय या कॉफ़ी की ब्लेंडिंग या पैकेजिंग की प्रक्रिया, किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया जिसमें केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर उसे विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। एंड लास्ट आती है डेफिनेशन हमारी वेजेस। वेजेस क्या होती है? मजदूरी से तात्पर्य उस संपूर्ण पारिश्रमिक से है जो किसी कर्मचारी को नियोजन के अनुबंध, हमने उससे क्या करा है, नियोजन के अनुबंध की स्पष्ट या गर्भित शर्तों को पूरा करने पर है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। जैसे अधिकृत अवकाश अवधि के लिए देय भुगतान, तालाबंदी या हड़ताल जो अवैधानिक नहीं है के लिए देय भुगतान, कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक जो अधिकतम 2 माह के अंतराल से दिया गया है लेकिन किंतु मजदूरी में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। जैसे सेवायोजक द्वारा पेंशन फंड, भविष्य निधि या कोई यात्रा भत्ता, यात्री भत्ते का मूल्य अगर वो पे कर रहा है, या रोजगार की प्रकृति के कारण किए गए खर्चों के लिए चुकाई गई राशि है, या पद मुक्ति के समय दे अनुग्रह या उपदान राशि है, तो ये इसके अंदर काउंट नहीं होती है मजदूरी के अंदर। अब आता है असाइनमेंट है आपका, आपको कोई सी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है लेकिन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है वो है पहला, डिपेंडेंट किसे कहते हैं, आश्रित, एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या होती है, एम्प्लॉय कौन होता है, वेजेस क्या होती है, और सीजनल फैक्ट्री कौन सी होती है। तो आप लोग वैसे तो सारी पढ़नी है लेकिन ये आपको अच्छे से याद करनी है। और अगर आपको इस अभी तक जो मैंने इस एक्ट में पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।